गुड मॉर्निंग, माई सेल्फ अमन झा और ये द स्टडी एंड इंस्टीट्यूट फॉर आईएएस का यूट्यूब चैनल है। आज हम एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट सीरीज़ का सेकंड लेक्चर लेने जा रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने सिक्स क्लास की हिस्ट्री एनसीईआरटी के पहले 2 चैप्टर देखे थे और हम वहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे। एज यू रिकॉल, हमारे अतीत यानी एक से ज़्यादा तो आपको याद होगा कि हमने पहले 2 चैप्टर देखे थे, जिसमें पहले चैप्टर में हमने स्रोत की बात की थी कि भाई हिस्ट्री पढ़ने के लिए क्या सोर्सेज होते हैं। 2 टाइप के सोर्स बताए थे, पुरातात्विक और साहित्यिक। ठीक है, उसमें दोनों की खासियतें और खराबियां इनका जिक्र हुआ था। फिर उसके बाद ये जो चैप्टर नंबर 2 था, इसमें आप खाद्य संग्राहक से लेके यहाँ जैसे कि दिया हुआ है, खाद्य संग्राहक के स्टेज से मानव कैसे भोजन उत्पादक के स्टेज तक पहुंचा, उसको डिस्कस किया था। आज हम चैप्टर नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। देखिए, जैसे कि हमने देखा, आपको याद हो तो बताया गया था कि लगभग 2 मिलियन वर्ष पूर्व से लेके मनुष्य के इंडियन सब कॉन्टिनेंट में होने के आपको साक्ष्य मिलते हैं, राइट। लेकिन 2 मिलियन वर्ष पूर्व से लेकर लगभग 10,000 वर्ष पूर्व तक मनुष्य जो है, जो खाद्य संग्राहक के स्टेज में था। ठीक है, वो भोजन का उत्पादन नहीं करता था, वो भोजन का संग्रहण करता था। उसके बाद कुछ जलवायु परिवर्तन हुआ, ठीक है, कुछ तकनीकी में परिवर्तन हुआ और जिसके कारण मनुष्य भोजन उत्पादन करने लगा। और शुरुआत के गांव, देखिए, खाद्य संग्राहक एक जगह टिक के नहीं रह सकता, उसे लगातार भ्रमण करते रहना होगा अपने भोजन की तलाश में, भोजन को चेस करते हुए। लेकिन जब आप खाद्य उत्पादन के स्टेज में आ जाते हैं तो आप एक जगह टिक के रह सकते हैं। तो नवपाषाण कालीन गांवों की शुरुआत तब हुई। अब गांवों से आगे बढ़ के स्टेज आया वो स्थानीय संस्कृतियों का स्टेज आया। क्या हुआ कि जैसे जैसे फूड सिक्योरिटी आई, वैसे वैसे पॉपुलेशन बढ़ा। ठीक है, एक गांव के साथ आसपास और गांव बसने लगे और एक लोकल एरिया में एक स्थानीय स्तर पे एक संस्कृति कायम हुई, जिसमें देखिए, हम आगे बढ़े इसके पहले एक चीज को डिस्कस करना चाहिए कि जब हम कहते हैं संस्कृति तो उसके 2 आयाम होते हैं। भौतिक, आपको पुरातात्विक खुदाई में जो भी चीजें मिलती हैं वो भौतिक में गिनी जाएंगी, भौतिक संस्कृति। और दूसरी होती है अभौतिक संस्कृति, इंग्लिश में इसे कहते हैं मटेरियल एंड नॉन मटेरियल कल्चर। ये इसके 2 कंपोनेंट्स हैं। फॉर एग्जांपल, जो भी आप कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे कि ये शर्ट है, ठीक है, आपके हाथ में घड़ी है, कोई भी मैटर है, मोबाइल फोन है, कोई इमारतें हैं, बिल्डिंग्स हैं, ठीक है, जो मैटर से बना हुआ है वो भौतिक संस्कृति हो गई। और अभौतिक है जो आपकी आस्था है, मान्यताएं हैं, आपके जो इंस्टीट्यूशंस हैं सोसाइटी के, ठीक है, जो आपका पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन हो सकता है, सामाजिक इंस्टीट्यूशन हो सकता है, सांस्कृतिक इंस्टीट्यूशन हो सकता है, ये जो है बहुत अभौतिक होती है। इनके बारे में आप या तो साहित्यों के थ्रू जानेंगे, एक तो आपका ये सोर्स हो सकता है, दूसरा आपने पुरातात्विक खुदाई में जो भी भौतिक संस्कृति के बारे में जानकारी हासिल की, उसकी मदद से आप अभौतिक संस्कृति के बारे में अनुमान लगाते हैं। ठीक है, ये अनुमान बड़ा ऑपरेटिव वर्ड है, आप पक्के तौर पे नहीं कह सकते। जैसे कि आपको याद होगा कि हमने पिछले लेक्चर में मेहरगढ़ के एक गांव की बात की थी, उसमें हमने बात की थी कि एक कब्र में एक मनुष्य को एक बकरी के साथ दफन किया गया है। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि वहां भौतिक संस्कृति के आपको साक्ष्य मिले, लेकिन और इसके बेसिस पे अब आप अनुमान लगाएंगे कि क्यों किया गया होगा, कि क्या ये कोई धार्मिक कारण से किया गया था,
या किसी ये जो निजी संपत्ति की जो अवधारणा है कि हो सकता है ये अवधारणा हो कि एक मृत व्यक्ति का जो भी पालतू पशु होगा उसे उसके साथ दफना दिया जाएगा, या कोई प्रथा थी, या कोई ये नरबली का एक उदाहरण है। तो होता क्या है कि संस्कृति के, चाहे कोई भी हो, आधुनिक संस्कृति हो, मध्यकालीन हो, प्राचीन हो, उसके दो भाग होते हैं, भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति। आपको पुरातात्विक साक्ष्य से भौतिक संस्कृति के बारे में सूचना मिलेगी और उसके आधार पे आप अभौतिक संस्कृति के बारे में अनुमान लगा सकते हैं, और दूसरी तरफ अगर कोई साहित्यिक साक्ष्य है तो उसके थ्रू भी आप भौतिक संस्कृति के बारे में, अभौतिक संस्कृति के बारे में जानकारी पा सकते हैं। तो यहां जो हमने कहा कि नवपाषाण कालीन गांवों से अगला स्तर आया स्थानीय संस्कृतियों का निर्माण। क्या हुआ कि आज एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया होगा, उसमें जो आपको भौतिक संस्कृति के जो साक्ष्य मिलेंगे पुरातात्विक खुदाइयों में, उनमें समानता देखी जाएगी। तो आप बता सकते हैं कि हाँ, ये एक सिंगल कल्चर था। हालांकि ये आपको अभी एनसीईआरटी में कवर नहीं किया गया। इस एनसीईआरटी में आपको सीधे हड़प्पा सभ्यता के नगरों की बात की गई है कि पहले हमने गांव की बात कर ली, ठीक है, फिर हमने सीधा नगरों की बात की। ये जब आप हिस्ट्री को और सीरियसली पढ़ेंगे, चाहे जीएस के लिए या ऑप्शनल के लिए, तब आपको उसको जानकारी लेनी होगी उसके बारे में। तो कहा है हड़प्पा सभ्यता के शहर सभ्यता के केंद्र के रूप में उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहर, ठीक है, लगभग 2700 बीसीई में ये आरंभिक नगर खड़े हो गए थे। इसने भारत में सभ्यता के इतिहास को हजारों साल पीछे ले गए। देखिए, हम सभ्यता, जब हम संस्कृति शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो हम एक ग्रामीण सभ्यता के बारे में बात कर रहे होते हैं, एक ग्रामीण स्तर की बात कर रहे होते हैं। लेकिन जब हम सभ्यता शब्द का इस्तेमाल करते हैं तब हमारा जो सेंस है वो शहरों को लेके है कि एक जो भी आपके हिस्टोरियंस हैं या जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, जो एथनोग्राफर्स हैं, वो यही कहते हैं कि कोई भी संस्कृति सभ्यता के स्तर पर पहुंचे, इसके 2-3 पैरामीटर्स हैं। एक ये है कि शहर हो, उसमें शहर होने चाहिए उस संस्कृति में। दूसरा स्क्रिप्ट होना चाहिए। तीसरा दूर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड होना चाहिए, इस तरह की चीजें। तो एक संस्कृति सभ्यता के स्तर पर तब पहुंचती है जब शहर आ जाएं, और ये हड़प्पा सभ्यता के जो शहर थे वो भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहर हैं। हड़प्पा सभ्यता के शहरों की खोज हुई, इसके पहले ये माना जाता था कि भारत में सभ्यता की शुरुआत बुद्ध काल में हुई, महाजनपद काल में हुई, क्योंकि उस काल के नगरीकरण को प्राचीनतम नगरीकरण माना गया था तब तक। लेकिन जब हड़प्पा के शहरों का खोज हुआ तो पता चला कि नहीं, भारत में जो सभ्यता है, जो संस्कृति है, वो बहुत ज्यादा पुरानी है, लगभग विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं के बराबर है। जैसे कि इराक की मेसोपोटामियन संस्कृति की सभ्यता हो गई, या इजिप्ट की नाइल रिवर वैली की जो सभ्यता हो गई, या चीन की ये हुआंगहो रिवर के पास जो सभ्यता है वो हो गई। तो ये क्या है कि इसने लगभग इराक, मिस्र, चीन, इनकी प्राचीनतम सभ्यताओं के बराबर लाके खड़ा कर दिया भारतीय उपमहाद्वीप की सभ्यता को, क्योंकि यहां भी लगभग इसी समय पे सभ्यता की शुरुआत हुई थी, शहरीकरण की शुरुआत हुई थी। दूसरा एक और है कि नवपाषाण काल तक मनुष्य जो है वो पाषाण युग में था। लेकिन जो हड़प्पा सभ्यता है वो एक कांस्य युग की सभ्यता है, और ये एक कोइंसिडेंस नहीं है कि दुनिया की हर पहली सभ्यता, हर पहला नगरीकरण, चाहे इराक का हो, मिस्र का हो या चीन का हो, वो कांस्य युग की सभ्यता थी। ओके, और जो सेकेंड अर्बनाइजेशन हुआ, जो द्वितीय नगरीकरण हुआ गंगा घाटी में, वो थी आपको लौह युग की सभ्यता थी। क्यों? सबसे पहले मनुष्य ने, चाहे कहीं भी हो, सबसे पहले मनुष्य ने क्या है कि कॉपर का इस्तेमाल करना शुरू किया, फिर कॉपर में टिन को मिक्स करके ब्रॉन्ज बनाया, क्योंकि ये जो है सबसे आसान है उसको इस्तेमाल डेवलप कर पाना, कॉपर के टूल्स को। अगली बात कि हड़प्पा सभ्यता ही क्यों नाम दिया गया। देखिए, एक और आपने शब्द सुना होगा कि सिंधु घाटी की सभ्यता,
ठीक, पहले ये शब्द ज्यादा पॉपुलर था, अब उतना पॉपुलर नहीं है, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में, रादर पिछले कुछ दशकों में कुछ नई बातें सामने आई हैं। पहली बात ये कि भारत में पोस्ट पार्टीशन इंडिया में हड़प्पा सभ्यता के जो शहर हैं के जो साइट्स हैं वो पाकिस्तान के कंपैरिजन में कहीं ज्यादा हैं। दूसरा हुआ ये था कि सबसे पहले हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई थी, आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन वहां शुरू हुआ था। तो लोगों को ये लगा कि जो मेजॉरिटी ऑफ हड़प्पन सिटीज हैं वो या तो सिंधु नदी या उसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं उसके आसपास ही हैं। लेकिन अब वो मान्यता जो है उसका खंडन हो चुका है। अब पता चला है कि नहीं, जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी उसके जो शहर थे या उसके जो साइट्स थे वो काफी विस्तृत हैं। तो अब जो पुराना जो नाम था सिंधु घाटी की सभ्यता वो थोड़ा आउटडेटेड हो गया था। तो क्या किया गया, ये डिसाइड किया गया, जो एक प्रथा भी है कि अगर कोई नई सभ्यता की खोज होती है तो उसका जो सबसे पहले जिस शहर को में खुदाई की गई होगी, जैसे कि हड़प्पा सभ्यता के केस में सबसे पहले हड़प्पा में खुदाई शुरू हुई थी, ठीक है, 19वीं सदी में, तो उसके नाम के बेसिस पे पूरी सभ्यता का नाम दिया जाएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे अब सिंधु घाटी की सभ्यता नहीं कहते हैं, क्योंकि ये समझ आ चुका है कि इस सभ्यता के जो शहर हैं उनका भौगोलिक विस्तार काफी ज्यादा है, मात्र सिंधु घाटी के आसपास नहीं है। और सबसे अंत में हमारे पास इस सभ्यता को पढ़ने के 2 प्रकार के साक्ष्यों में से सिर्फ एक प्रकार का साक्ष्य अवेलेबल है, केवल पुरातात्विक। साहित्यिक साक्ष्य उपलब्ध तो है पर वो उपयोग में नहीं है। देखिए, हम जानते हैं कि ये जो आप देख रहे हैं ये एक हड़प्पा की सील है, ठीक है। आप जान रहे हैं कि ये पक्की बात है कि ये कुछ लिपि है, कुछ लिखा गया है इसमें, लेकिन क्या लिखा गया है ये हम अब तक उसको डिसाइफर नहीं कर पाए हैं। ये समझ, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में एक रोजिटा स्टोन की बात की थी कि एक बाइलिंगुअल आपको इंस्क्रिप्शन मिल गया था जिसकी मदद से उन्होंने उसमें ग्रीक में भी, एंशिएंट ग्रीक में भी लिखा हुआ था और इस मिस्र की पुरानी भाषा में भी लिखा हुआ था। तो उन्होंने उसकी मदद से उसको डिसाइफर तो कर लिया, समझ गए कि क्या लिखा हुआ है। सिमिलरली कुछ मौर्यकालीन प्राकृत भाषा थी उसको भी मतलब समझ लिया गया है। जेम्स प्रिंसेप जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी थे उन्होंने ये खोज की, लेकिन अब तक हड़प्पा की लिपि को जो है समझा नहीं जा सका है। इसलिए साहित्यिक साक्ष्य उपलब्ध होने के बावजूद उपयोग में नहीं है। हम मात्र और मात्र पुरातात्विक साक्ष्यों पे निर्भर हैं कि जो आपने किसी पर्टिकुलर साइट में आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन किया, खुदाई की, वहां जो आपको भौतिक संस्कृति के नमूने मिले वही आपके सोर्स हैं। ये उसी पॉइंट को क्लियर करने के लिए रखा गया था। जैसे जैसे आप हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं कुछ शब्द बार बार निकल के आते हैं। मुहर और मुद्रांकन या मुहरबंदी क्या है, यहां लिखा हुआ है उसको साफ साफ कि मुहरों का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था, यानी कि व्यापार में इसका इस्तेमाल था। ओके, थैले को बंद करने के बाद उनके मुहानों पर गीली मिट्टी पोतकर उन पर मुहर लगाई जाती थी। मुहर की छाप को मुहरबंदी कहते हैं। ठीक है, ये बार बार आपको सुनने में इसलिए आता है क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के अध्ययन के लिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है, खास करके उसके व्यापार के नेटवर्क को समझने के लिए। अगर चाहे सेंट्रल एशिया हो, ऐसे कई उदाहरण हैं मध्य सेंट्रल एशिया, वेस्ट एशिया और रेड सी एरिया के आसपास, जहां से आपको हड़प्पा सभ्यता के जो मुहर हैं या मुहरबंदी के आपको नमूने मिलते हैं। तो ये समझ लेते हैं कि अच्छा, इस क्षेत्र से हड़प्पा सभ्यता के लोगों के व्यापार के संबंध थे। ठीक है, अगर यह छाप टूटी नहीं हुई होती थी तो यह साबित हो जाता था कि सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है। तो हमने एक चीज सीखी कि भाई मुहरों का और मुहरबंदी का इस्तेमाल एक तो व्यापार के लिए किया जाता था। ठीक है, ये तो हम समझ गए भौतिक संस्कृति के एक प्रतीक के रूप में। दूसरा, भौतिक संस्कृति के लिए इसका ऐसे इस्तेमाल किया जाता है कि यह अनुमान लगाया गया है कि हो सकता है ये किसी व्यापारी समूह, अगर मान लीजिए कोई, जैसे कि ये भी हमने जो ये देखा, ये भी एक मुहर है,
तो इसमें ये जो जानवर है, क्या ये किसी व्यापारी समूह को रिप्रेजेंट करता है? आज के टाइम में ट्रेडमार्क होता है किसी भी मल्टीनेशनल इंटरनेशनल कंपनी का, या भारत किसी प्रसिद्ध कंपनी का एक ट्रेडमार्क होता है, और कोई और उस ट्रेडमार्क का इस्तेमाल नहीं करता है। गाड़ियों में मारुति सुजुकी हो गई, या BMW हो गई, या बैट में MRF। तो क्या है कि चीजों के एक मुहर है किसी कंपनी के। तो क्या ये हो सकता है कि किसी सील पे जो जानवर है, क्या वो किसी व्यापारी समूह, जिसे निगम भी कहा जाता है, या किसी कॉरपोरेशन का, क्या उसका प्रतीक है? ये हो सकता है। देखिए, हम इतना तो जान गए कि ये इसका व्यापार में प्रयोग होता है, सील का, मुहर का और मुहरबंदी का। दूसरा ये हो सकता है कि क्या इसका कोई धार्मिक पक्ष भी है? ये भी हो सकता है ना कि कोई इसका ताबीज की तरह इस्तेमाल करता हो, क्योंकि सील छोटे होते थे, आप उसको धागे में बांध के अपने ये हाथों में बांध सकते हैं, कलाई में बांध सकते हैं, गले में पहन सकते हैं। तो ये हो सकता है कि इसका कोई धार्मिक या सांस्कृतिक पक्ष भी हो। लेकिन जैसे कि हमने बताया कि हम पुरातात्विक खुदाई में से भौतिक संस्कृति को तो ठीक ठाक समझ लेते हैं, लेकिन उसका जो अभौतिक पक्ष है उसके बारे में मात्र अनुमान लगा पाते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं कि इन शहरों में ऐसा क्या खास था कि भाई ठीक है, ये पहले प्रथम थे, भारतीय उपमहाद्वीप के प्रथम शहरों में से एक थे, लेकिन इनमें क्या खास था? तो कुछ आमतौर पर बातें निकल के आती हैं, जैसे कि कुछ कॉमन फीचर्स हैं जो सभी शहरों में देखे गए हैं। जैसे कि शहर को दो भाग में बांटा गया था। दुर्ग जो पश्चिम में होता था, से नगर दुर्ग, और निचला शहर कहते थे। निचला क्यों? क्योंकि जो ये दुर्ग था वो एक प्लेटफॉर्म पे बनाया होता था। पकी हुई ईंटों से एक पहले प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा, जिसके ऊपर उस शहर का निर्माण किया जाएगा, और फिर उसको क्या है कि फोर्टिफाई किया जाएगा। फोर्टिफिकेशन, चारों तरफ किलेबंदी की जाएगी उसकी। ठीक है, तो क्या है कि स्वाभाविक है, तो उसके बाद जो शहर होगा वो उसकी तुलना में निचला दिखाई देगा, क्योंकि वो सामान्य सतह पे बना हुआ है। इसलिए नगर दुर्ग और निचला शहर कहा गया है। दूसरा, नगर दुर्ग में विशेष भवन हुआ करते थे। जैसे कि आपको ये उदाहरण पता होगा कि मोहनजोदड़ो में एक महान स्नानागार है, वैसे ही कई जगहों पे आपको ग्रेनरी मिल सकती है। कहीं पे आपको, जैसे कि लोथल में है वो डॉकयार्ड है, धोलावीरा में है आपको रिजर्व, ये मतलब जलाशय मिला हुआ है। तो नगर दुर्ग में क्या है कि विशेष भवन हुआ करते थे। पकी हुई ईंटों का बड़ी मात्रा में प्रयोग, बड़ी मात्रा में प्रयोग किया गया है। देखिए, ऐसा नहीं है कि कच्ची ईंटों का प्रयोग नहीं होता था या पत्थर का प्रयोग नहीं होता था, लेकिन पकी हुई ईंटों का सबसे ज्यादा प्रयोग होता था। हाँ, अगर किसी जगह का मतलब जो लैंडस्केप है वो कुछ ऐसा है कि वहां पत्थर बहुत आसानी से अवेलेबल हैं, तो वहां पे वो पत्थर का इस्तेमाल कर लेते थे। लेकिन ज्यादातर, चाहे भवनों का निर्माण हो, चाहे किलाबंदी हो, चाहे दुर्ग के नीचे एक प्लेटफॉर्म बनाना हो, या चाहे आम घर बनाने हो, पकी हुई ईंटों का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता था। दूसरा, ये जो शहर थे, अब इन तीन बातों से तो आपको ऑलरेडी लग गया होगा कि प्लानिंग तो हो रही है इसमें, ऐसे ही हैफेजर्ड तरीके से, अनियोजित तरीके से नहीं बनाया गया है, बल्कि एक सुनियोजित तरीके से शहरों का निर्माण किया जाता था। दरअसल होता क्या था कि जो निचले शहर थे, इनमें भी, आप दुर्ग को तो छोड़ दीजिए, इनमें भी घरों, नालियों और सड़कों की सुनियोजित व्यवस्था की जाती थी। और यह हो सकता है कि पहले सड़कों का निर्माण होता था, सड़कों का निर्माण, नालियों का निर्माण इत्यादि ये पहले कर लिया जाता था, उसके बाद घर बनाए जाते थे। अभी क्या है कि भारत में चाहे कोई भी शहर हो, वहां पे बारिश के समय पानी लग जाना, ठीक है, बार बार कचरे का जमा हो जाना, इस तरीके के जो सिविक प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत आते हैं। और उसका कारण ये है कि प्लान डेवलपमेंट नहीं होता है। पहले लोग जाके बस जाते हैं, फिर वहां पे बिजली, सड़क, इस तरह की चीजें, सुविधाएं दी जाती हैं, और फिर उनको ऑथराइज किया जाता है। रिवर्स डायरेक्शन में होता है। लेकिन ऐसा लगता है कि हड़प्पा में सबसे पहले इनको ऑथराइजेशन मिलती होगी कि ठीक है, आप शहर का निर्माण कीजिए, उसमें पहले आप सड़कें बनाइए, नालियां बनाइए, घरों को आप पहले एरिया आप अलॉट कीजिए कि यहाँ पे घर बनेंगे, यहाँ पे दुकानें बनेंगी, यहाँ पे जो है कारीगरी, दस्तकारी होगी। तो ऐसा लगता है कि, और घरों की और कुछ खासियतें क्या थी
कि जो घरों के दरवाजे खिड़की थे वो मेन रोड पे नहीं होते थे, मुख्य सड़क पे नहीं, बगल की गली में होते थे। सभी घरों में, हड़प्पा के लगभग सभी घरों में एक कुआं होता था, लगभग एक बाथरूम होता था, और वो बाथरूम को मेन रोड के सीवर से कनेक्ट किया जाता था, और उस मेन रोड के सीवर को फिर जो शहर के बाहर का एक आउटलेट दिया हुआ था। रोड के नीचे सीवर लाइन थी, और सीवर लाइन में जो मैन होल्स होते हैं ताकि लोग उसमें प्रवेश कर सकें साफ सफाई के लिए, वो बनाए होते थे। तो इस लेवल की प्लानिंग है। दूसरा, जो हम इन ईंटों की बात कर रहे थे, तो ईंटें सिर्फ पकी नहीं होती थी, वो एक प्रॉपर रेशियो में बनाई जाती थी, 4-2-1, ये उन ईंटों का रेशियो होता था। ठीक है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का प्रॉपर एक रेशियो होता था। तो इस लेवल का आप देखते हैं कि सुनियोजन है। दूसरा, हमने मुहरों की बात की। देखिए, बहुत ही, अब ऐसा, ये जैसे कि मुहर है, तो ऐसा नहीं है कि सेम टाइप के मुहरों में बहुत आपको वेरिएशन मिलेगा कि कहीं एकदम बिल्कुल डिट्टो सेम, जैसे कि आज के टाइम में सिक्के आते हैं, तो एक का सिक्का एकदम आइडेंटिकल होगा। ठीक है, कोई जो नोट है बिल्कुल सिमिलर होगी। वैसे ही मुहरों में और वजन में, जैसे कि ये जो है, ये वजन का उदाहरण देखिए, कितना बढ़िया तरीके से बनाया गया है, और कोई दो वजन में ज्यादा अंतर नहीं होगा। ठीक है, वो एकदम समान होगा। तो क्या था कि मानकीकृत मुहरें और वजन, ये चीजों को तौलने के लिए, और अच्छा, कहीं पे डेसिमल और बाइनरी दोनों सिस्टम का, दशमलव पद्धति का और बाइनरी पद्धति दोनों का इस्तेमाल होता था। छोटे वजन होंगे तो बाइनरी सिस्टम के वजन थे, और अगर थोड़े बड़े वजन थे तो वो दशमलव पद्धति के थे। शहरों की अपनी विशेषताएं, ये तो हो गई समानताएं यहां तक, लेकिन फिर शहरों की अपनी विशेषताएं भी थी। क्या विशेषताएं थी? जैसे कि हड़प्पा में ही स्नानागार मिला, सॉरी, मोहनजोदड़ो में ही स्नानागार मिला है, कहीं और नहीं मिला है। उसी तरीके से आपको कालीबंगन में आपको ये फायर, जहां पे आपको लगता है कि अग्निकुंड मिले हैं। लोथल में आपको डॉकयार्ड मिला है, जहां पे आपको एक बंदरगाह के तरीके से। आपको धोलावीरा में जो है जलाशय मिलेगा। तो क्या है कि शहरों की अपनी विशेषताएं भी थी। अच्छा, जैसे कि हमने कहा कि कई जगहों पर पकी हुई ईंटों का बहुत ज्यादा मात्रा में प्रयोग होता था, लेकिन कुछ कुछ जगहों पर पत्थरों का भी प्रयोग होता था। अगर आसपास ये कोई पहाड़ी एरिया है और पत्थर बहुत ज्यादा मात्रा में अवेलेबल है, बहुत आसानी से अवेलेबल है, तो वहां पे पत्थरों का इस्तेमाल होता था, जैसे कि सिंध में कुछ शहर हैं। तो इन आधारों पर लगता है कि हम अगर हमारे मेन क्वेश्चन में आए कि सबसे मेन खासियत क्या थी, ऐसा क्या खास था, तो वो खासियत थी सुनियोजन, प्लानिंग। ये शहर प्लान्ड थे। ठीक है, और अगर हम इस समय की जो दूसरी सभ्यताएं थी, जैसे कि मिस्र की सभ्यता हो गई, मेसोपोटामिया हो गया, चीन हो गया, इन सब से तुलना करेंगे, तो ये उनके शहर प्लान नहीं थे। उनमें बस ज्यादा से ज्यादा अगर कोई जो रॉयल भवन है, ठीक है, कोई शाही भवन है, वो तो बहुत, जैसे कि पिरामिड्स हो गए या कोई उनके टेम्पल हो गए, वो तो बहुत भव्य तरीके से बनाए होंगे। लेकिन जो बाकी का शहर था वो अनप्लान्ड था। ऐसे ही मतलब चारों दिशाओं में बस्तियां फैली हुई थी, कोई चौड़ी सड़कें नहीं थी, कोई मतलब वो एक दूसरे को राइट एंगल पर नहीं काट रहे हैं, सीवेज की कोई खास बढ़िया सुविधा नहीं थी। तो इनकी खासियत यह है कि ये शहर सुनियोजित तरीके से बनाए गए थे। और भी कुछ खासियतें हैं, जैसे कि यहाँ पे ब्रॉन्ज का उतना इस्तेमाल नहीं होता था जितना कि बाकी शहरों में किया जाता था। ठीक है, दूसरा, यहाँ हड़प्पा सभ्यता के बारे में कहा जाता है कि ये एक सोशलिस्ट इस सेंस में थी कि यहाँ पे जो भवन है वो इतने भव्य नहीं है जितना कि आप देखेंगे कि जो इजिप्ट या मेसोपोटामिया में है। तो आपको लगेगा कि यहाँ जो भी रूलिंग क्लास था, जो भी शासक वर्ग था, वो इतना खर्चीला नहीं था कि वो लोगों की जरूरतों को नजरअंदाज कर दे और अपनी मतलब भोग विलास में चीजों को एकदम भव्य इमारत बनाने में ये खर्च कर दे। तो और भी कुछ है जिसको सीरियस कोर्सेज में, ऑप्शनल के कोर्सेज में कवर किया जाता है। अच्छा, ये एक मैप दिया हुआ है आपके बुक में। कुछ
बहुत ही कम मात्रा में शहरों को यहाँ पे दिया गया है, जैसे कि हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया। हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे है, मोहनजोदड़ो सिंध के किनारे है। इस पे से प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है कि हड़प्पा की आपको पूछा जाएगा कि मोहनजोदड़ो की कौन सा जो साइट है वो किस नदी के किनारे है। दूसरा ये पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन सी हैं जो हड़प्पा सभ्यता के शहर हैं। देखिए, राखीगढ़ी हो गया, कालीबंग हो गया या कालीबंगा हो गया, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो काफी फेमस हैं, लेकिन थोड़े कम फेमस हैं चान्होदड़ो, सुक्ताको, सुरकोतड़ा। ठीक है, तो आपको ये पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन कौन से शहर हैं जो हड़प्पा सभ्यता के शहर हैं। तो अब यहां पे आपका आंसर होगा कि तीनों हैं। ऐसे क्वेश्चन कम आते हैं, लेकिन अगर 6th क्लास में अगर कोई मैप दिया गया है तो उसके बेसिस पे प्रीलिम्स में क्वेश्चन तो बनाया ही जा सकता है। हमने देख लिया शहरों की खासियत क्या थी, तब अब हम शहरों में जीवन के बारे में बात कर लेते हैं, शहरी जीवन के बारे में। देखिए, अगर हम अभी मॉडर्न आधुनिक समय में शहरी जीवन की बात करें तो क्या यह कहना उचित होगा कि शहरों में लगभग हर कोई गैर कृषि व्यवसाय में जुड़ा हुआ है। अगर हम एक सबसे इंपॉर्टेंट हॉलमार्क की बात करें, एक शहरी जीवन के सबसे इंपॉर्टेंट हॉलमार्क की बात करें, तो वो ये होगा कि हर कोई गैर कृषि व्यवसाय में जुड़ा हुआ होता है। शहरीकरण की जो परिभाषा ही यही है कि अगर मेजॉरिटी ऑफ लोग, 100% नहीं बट एक मेजॉरिटी, एक सिग्निफिकेंट मेजॉरिटी गैर कृषि व्यवसाय में जुड़ी हुई है, तो वो शहरीकरण कहलाता है। ठीक है, यहां पे भी कुछ ऐसा ही है कि एक बहुमत जो है वो गैर कृषि व्यवसाय में जुड़ा हुआ है। वो व्यवसाय क्या है? तो देखिए, एक तो ये जरूरी है, नियोजक, शासक, नौकरशाही, लिपक। क्यों? क्योंकि आपने एक सुनियोजित शहर बनाया है, और शहर बना के सिर्फ छोड़ ही नहीं देना होता है, उसका मेंटेनेंस भी होता है। जैसे कि आपका जो म्यूनिसिपल स्टाफ होगा, जो रेगुलर बेसिस पे साफ सफाई करेगा, ठीक है, सीवर्स का ध्यान रखेगा। फिर लॉ एंड ऑर्डर के लिए भाई पुलिस भी तो होगी, लोकल पुलिस होती होगी उन शहरों की जो लॉ एंड ऑर्डर का ध्यान रखती होगी। ठीक है, तो जैसे आज के टाइम में हमें म्यूनिसिपल बॉडी की जरूरत पड़ती है, नगर पालिका की जरूरत पड़ती है, नगर निगम की जरूरत पड़ती है, वैसे ही वहां भी उनकी जरूरत पड़ती होगी। ये तो मिनिमम है ही। अगर हम चूंकि हमारे पास साहित्यिक साक्ष्य नहीं है, तो ये हम भले ना कह सकें कि क्या हड़प्पा एक ही एम्पायर था, एक किंगडम था, या एक से ज्यादा किंगडम था, लेकिन हम इतना तो समझ ही गए हैं कि ये सुनियोजित शहर थे, और उनका सुनियोजन बरकरार रखने के लिए कम से कम म्युनिसिपल गवर्नेंस की तो जरूरत थी, और उसके लिए आपको शासक वर्ग चाहिए, नौकरशाही चाहिए, आपको रिकॉर्ड मेंटेनेंस के लिए लोग चाहिए। तो एक तो ये हो गया गैर कृषि व्यवसाय में। दूसरा, व्यापार क्यों? क्योंकि शहरी, अगर आप अपने खाने की चीजें नहीं उगा रहे हैं तो आपको भोजन के लिए चीजों का व्यापार करना होगा। दूसरा तरफ हड़प्पा सभ्यता के शहरों की खुदाई में ऐसी कई चीजें मिली हैं जो साफ तौर पे जिनका व्यापार के उद्देश्य से उत्पादन किया जाता था, जैसे कि उनके बीट्स हो गए, पत्थर की और कई चीजें हो गई, कीमती पत्थरों के हार और आपके धातु की बनी हुई चीजें। ऐसी कई चीजें हैं जो साफ बताती हैं कि ये या तो इनका व्यापार से कहीं बाहर से लाया गया है व्यापार के द्वारा, या तो इन्हें बाह्य व्यापार के लिए ही बनाया गया है। जो हमने जो बात की थी कि हम मुहर और मुहरबंदी को बार बार सुनेंगे या बार बार उसका जिक्र करेंगे, वो यही है। तो एक तो हो गया व्यापारी वर्ग। दूसरा, उस व्यापार के लिए जो चीजें बनाई जाएंगी वो कौन बनाएगा? क्राफ्ट्स पर्सन, दस्तकार, ये लोग बनाएंगे। और मतलब यूनिक बात तो यह है कि कई शहर वो शिल्प पर ही केंद्रित थे, जैसे कि लोथल है। एक तो वो बंदरगाह भी था, और दूसरा वहां पे जो बीड्स हुए, चाहे कीमती पत्थर हुए, इनकी मालाएं वगैरह बनाई जाती थी। एक शहर है चान्होदड़ो, ये भी क्राफ्ट, शिल्प पे आधारित। मतलब शिल्प केंद्रित होने का मतलब क्या है कि यहां सबसे मुख्य व्यवसाय
गैर कृषि व्यवसायों में भी सबसे मुख्य व्यवसाय एक या दो प्रकार के फिनिश्ड गुड्स बनाना था जिनका ट्रेड होता था। और जीवन निर्वाह के और भी कई तरीके, जैसे कि अब ये तो हमने बात कर ली कि भाई एक रूलिंग क्लास हो गया, व्यापारी वर्ग हो गया, क्राफ्ट दस्तकार हो गए, लेकिन इसके अलावा भी तो कई लोग होंगे। जैसे कि हमने म्यूनिसिपल एम्प्लॉयज की बात की, पुलिस की बात की, ऐसे कई लोग होंगे जो कलाओं में जुड़े थे, जैसे कि जो सिंगर हो गए, जो डांसर्स हो गए, ठीक है, जो इस तरह के दुकानदार हो गए। तो और भी कई तरीके हैं जीवन निर्वाह के शहरों में। सबसे मेन ये है कि आपको ये याद रखना है कि जो शहरी आबादी होती है वो मुख्य तौर पर गैर कृषि व्यवसायों में जुड़ी हुई होती है। हमने कुछ नई शिल्प कलाओं की बात की, जैसे कि हमने कहा कि ये जो वजन थे, ये साफ बता सकते हैं कि ये किसी कम छोटा वजन है, किसी कम मात्रा में चीजों को तौलने के लिए है, ये थोड़ा बड़ा वजन है। ये हार है, अलग अलग प्रकार की चीजों से बनाए गए हैं, जैसे कि ये आपको बीड हो गया, मनके हो गए, ये सारे भी आपको आभूषण लग रहे हैं। ये सील जो हमने शुरू में दिखाया था ये वही है। तो देखिए अब सील इतना प्रॉपर तरीके से बना है, और चाहे जितने भी आपको इसके वर्जन मिले एग्जैक्टली सेम वो चीज है, तो क्या दिखाता है कि कोई इसको पार्ट टाइम बेसिस पे नहीं बना सकता। जो भी इसे बनाएगा वो और कोई व्यवसाय नहीं करेगा, उसका ये मुख्य व्यवसाय होगा कि उसका काम है ये सील बनाना, ठीक है। और वो अपनी जो आमदनी होगी उस आमदनी से अपनी बाकी की जरूरतों की चीजों को खरीदेगा, भोजन की चीजें खरीदेगा, कपड़ा खरीदेगा, रहने के लिए मकान, अगर रेंट पे रहता है तो उसका रेंट देगा, अगर उस शहर में खुद ही का घर है तो जो भी पानी की सुविधा के लिए जो सिविक बॉडी उससे फीस चार्ज करती होगी उन चीजों को पे करेगा। ये खिलौने हैं, टेराकोटा के खिलौने हैं, ठीक है। जो टेराकोटा के जो खिलौने होते हैं वो बहुत बहुत ज्यादा मात्रा में इन शहरों में मिले हैं, ठीक है। ये है डांसिंग गर्ल जो भी मोहनजोदड़ो से मिली है। एक्चुअली ये एक लाइफ साइज इमेज नहीं है। आप जो नेशनल म्यूजियम जाएंगे जो इंडिया गेट के पास है, वहां डांसिंग गर्ल जो एक्चुअल है वो रखा हुआ है। ये एक ब्रॉन्ज इमेज है, तांबे की बनी हुई है, और ये इस जस्ट कुछ इंचेस ही है। ये आप सोचें कि पूरी लाइफ साइज नहीं, इतना बड़ा नहीं है, ये कुछ इंचेस लंबी है, और ये कांसे की बनी हुई है, ब्रॉन्ज की बनी हुई है। लेकिन आप इतने डिटेल्स देखिए, यहां पे हाथ में ये जो चूड़ियां हैं, ये यहां पे एक बात किया गया है, उनको कुछ गले में उन्होंने पहरा हुआ है, यहाँ पे कुछ आभूषण है, इनके हाथ में यहाँ कोई चीज है, ऐसा लग रहा है कि ये नृत्य की मुद्रा में है। इन्हें डांसिंग गर्ल कहा ही इसलिए जाता है क्योंकि ये लग रहा है कि नृत्य की मुद्रा में है। तो ये सब बनाने के लिए भी आपको स्पेशलाइजेशन चाहिए। आप ऑलराउंडर नहीं हो सकते कि मैं आपको वेट्स भी बना लेता हूँ, मैं हार भी बना लेता हूँ, मैं तांबे की चीजें भी बना लेता हूँ, मैं सील्स भी बना लेता हूँ। आपको किसी एक काम में किसी काम को इतने बढ़िया तरीके से करने के लिए स्पेशलाइज होना पड़ेगा। पॉइंट ये है इतने अलग अलग प्रकार की चीजों को दिखाने के पीछे। अब यही है, आप बारीकियों को देखिए, कपड़े के ऊपर डिजाइन बने हुए हैं, यहां इनके सर पे इन्होंने कुछ पहना हुआ है, ये किसी प्रकार की ताबीज लग रही है। यहां पे इनकी दाढ़ी को भी ठीक से उजागर किया गया है, तो लग रहा है कि ये किसी स्पेशलिस्ट का काम है। तो ये शिल्प कलाएं, कलाकार जो हम बार बार बात कर रहे हैं कि शहरी जीवन की, जो हम यहां बात कर रहे थे विविध तरीके जीवन निर्वाह के, तो ऐसे कई विविध प्रकार के व्यवसाय भी थे जिसे करने लोग किया करते थे। फिर एक यह है फेंस, कि पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं, लेकिन फेंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती हैं, यानी कृत्रिम तौर पे बनाया जाता है ये। उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती है। इस चिकनी परत के रंग प्रायः नीले या हल्के समुद्री हरे होते हैं। फेंस से, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, फेंस से मनके, चूड़ियां, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। तो ये भी एक उदाहरण हुआ। अब यहां सिर्फ कुछ फाइनल आप टूल नहीं बना रहे, पहले उसका रॉ मटेरियल भी आप तैयार कर रहे हैं। शहरों में नई शिल्प कला, हमने उसके उदाहरण देख ही लिए।
कलाकृतियां और उपकरण, मोती, वजन, ब्लेड, गहने, बर्तन, हथियार, घरेलू सामान, मिट्टी के बर्तन इत्यादि, इतने विविध प्रकार की चीजें जो हड़प्पा सभ्यता की भौतिक संस्कृति को दर्शाती हैं। आप इतनी विविध प्रकार की चीजें बना रहे हैं और उसे बहुत ही सटीक तरीके से बना रहे हैं। मतलब शिल्प कला में भी विशेषज्ञता की जरूरत है। शिल्प कला आप चाहे जो भी बना रहे हो, आप पार्ट टाइम बेसिस पे नहीं बना सकते, ऑलराउंडर नहीं हो सकते, आपको स्पेशलिस्ट होना पड़ेगा उसके लिए। और इतनी विविध प्रकार की कलाकृतियां और उपकरण बनाने के लिए कच्चा माल भी चाहिए। कैसे कच्चे माल? पत्थर, तांबा, टिन, कांस्य। तांबा और टिन मिक्स करके कांस्य बनाया जाता है। चांदी, सोना, कीमती पत्थर, कपास इत्यादि। अब देखिए, कपास जो है एग्रीकल्चरल चीज है, तो क्या है कि इसकी ट्रेड व्यापार होता होगा, जहां से जिन ग्रामीण एरिया में इसको उगाया जाता है, शहरी एरिया में रहने वाले जो बुनकर होंगे उनके साथ। और इन कच्चे मालों का फिर व्यापार होता है। और आप नोटिस कीजिए कि जो हड़प्पा के लोगों का व्यापार था वो काफी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड था। ये शोरतुघई एक्चुअली अफगानिस्तान में है, यहां अफगानिस्तान में। और इस साइट का एकमात्र मकसद था व्यापार का संचालन। ये एक प्रकार का आउटपोस्ट था। ये जो हड़प्पा सभ्यता का जो मुख्य केंद्र है उनसे बहुत दूर है, और एकमात्र कारण था इसको वहां रखने का कि व्यापार के लिए था ये। लोथल, ये एक बंदरगाह शहर था। पता होगा कि ये गल्फ ऑफ खंबात के पास है, अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट में। तांबे, टिन, सोना, चांदी और कीमती पत्थरों को दूर दूर से लाना पड़ता था। उदाहरण दिए हुए हैं कि राजस्थान और ओमान से, एक हो गया डोमेस्टिक सोर्स हो गया, और ये एक है विदेशी सोर्स हो गया, तांबा लाया जाना। अफगानिस्तान और ईरान से टिन। कर्नाटक का सोना, आपने एक जगह का नाम सुना होगा, कोलार, ठीक है, ये कर्नाटका में सोने की खान है यहाँ पे। गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से कीमती धातु और कीमती पत्थर। तो यहाँ पे उदाहरण दिए गए हैं कि कच्चे मालों को कितना दूर दूर से लाया जाता था, और लाते कैसे होंगे। एक तो भाई एक समुद्री रास्ता हो गया, जमीनी रास्ता हो गया, और नदियों के रास्ते भी हो गया। हड़प्पाई लोग बोट का इस्तेमाल करते थे। ये एक सील है, सील के ऊपर ये देखिए ये बोट बनी हुई है, ठीक है। उसी तरीके से ये क्या है, एक कार्ट है। इस बात का ध्यान रखिए कि ये इसमें व्हील नहीं है, ठीक है, जो स्पोक नहीं है। जो स्पोक वाली गाड़ियां होगी वो ज्यादा आसानी से उसको मतलब मूव किया जा सकता है। और अगर इसमें वजन लाद रहे हैं तो आपको इंसानों से तो खींचेंगे नहीं, मतलब आप जानवरों का इस्तेमाल करेंगे। तो जैसे आज जो जानवर इस्तेमाल होते हैं ट्रांसपोर्टेशन में, ठीक है, बैल हो गया, ऊंट हो गया, इस तरह के जानवरों का तभी भी इस्तेमाल होता होगा। और ये एक्चुअली खिलौना है, ये किसी बच्चे का खिलौना है जो खुदाई में निकला है। जैसे कि आजकल हम बच्चों को देखते हैं वो कैसे उनके खिलौने होते हैं। कोई गाड़ी होगी, पुलिस की गाड़ी होगी, चाहे वो एम्बुलेंस होगा या हेलीकॉप्टर होगा। तो अब आज हमारे पास हेलीकॉप्टर है, तभी तो बच्चों के खिलौनों में हेलीकॉप्टर है। आज हमारे पास पुलिस की गाड़ियां हैं, तो तभी बच्चों के खिलौनों में है। तो यही अनुमान लगाया गया है कि अगर उस समय बच्चों को ऐसे खिलौने दिए गए थे तो मतलब इनका आम जिंदगी में भी इस्तेमाल होता होगा और इनको खींचते होंगे जानवर। नाव है, नाव का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अब यहां देखिए, ये आपका एक जमीन पर भी नदियों का नेटवर्क है। अब मान लीजिए आपको हड़प्पा से कोई चीज इराक ले जानी हो बेचने के लिए, या चाहनुदड़ों में कोई मनके या कोई आपको और कोई चीज इराक ले जाना है, तो पहले आप नदी के रास्ते यहां अरब सागर में आएंगे और फिर आप ले जाएंगे इराक की तरफ, रेड सी की तरफ।
लोथल से आप आएंगे ले जाएंगे। और अगर आपको यहां से ले जाना है हड़प्पा तो आप यहां आइए, पहले नदी में चढ़िए, फिर आप नदी के रास्ते हड़प्पा जा सकते हैं। तो तीनों है, जमीन पे आप रास्तों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और नदियों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और समुद्र के रास्ते भी आप चीजों को ले जा सकते हैं। अब सेंट्रल एशिया जाने के लिए, यहां से आपको सेंट्रल एशिया जाना है अफगानिस्तान की तरफ, तो आप जमीनी रास्ते जाइए। शहरों के लोगों के लिए भोजन। अब हमने बात की कि शहर के लोग गैर कृषि व्यवसाय में जुड़े हुए थे, तो अपना भोजन वो खुद नहीं उगा रहे हैं, तो उन्हें खिलाने के लिए क्या है कि भोजन को गांवों से लाना होगा। तो इसमें स्वाभाविक है शासक वर्ग की भूमिका होगी ही। या तो वो व्यापार कर सकते हैं, गांव में चीजों को बेचकर बदले में अनाज खरीद सकते हैं, या तो वो कर लगा सकते हैं गांवों के ऊपर और कर के तौर पे वो भोजन एकत्रित कर सकते हैं। दूसरा, दोनों, या तो दोनों में से कोई एक होता होगा या दोनों होता होगा। ये हो सकता है कि हड़प्पा सभ्यता चूंकि इतने बड़े भौगोलिक एरिया में फैली हुई थी, तो ये हो सकता है कि कहीं पे पूर्णतः व्यापार के जरिए भोजन का संग्रहण होता होगा ग्रामीण एरिया से, कहीं कहीं पे पूर्णतः कर के जरिए, या कहीं कहीं पे दोनों तरीके से। मौजूदा व्यापार नेटवर्क का उपयोग भोजन का व्यापार करने के लिए भी किया गया होगा। अगर आप नदियों के रास्ते चीजों का व्यापार कर सकते हैं, तो नदियों के रास्ते खाने की चीजें भी लाई जा सकती हैं। जैसे कि हड़प्पा में, जो कि आपने पढ़ा कि वो रावी नदी के एकदम बगल में है, नदी के एकदम पास एक ग्रेनरी है, ठीक है, अनाज का एक बड़ा सा गोदाम है। तो ये माना गया है कि नदी के रास्ते अनाज लाया जाता होगा और उस गोदाम में रखा जाता होगा। गैर कृषि शहरी आबादी को खिलाने के लिए पर्याप्त खाद्य अधिशेष की आवश्यकता थी, तो वो या तो व्यापार के जरिए लाते होंगे या तो कर, आसपास के ग्रामीण एरिया पे कर लगा के। हड़प्पा वासियों ने गेहूं, जौ, दाल, मटर, चावल, तिल, अलसी और सरसों उगाया, और हमें हल के खिलौने के मॉडल भी मिलते हैं। तो बता सकते हैं कि मतलब हल का इस्तेमाल होता होगा। जैसे कि हमने यहां देखा कि अगर एक गाड़ी का खिलौना है तो हल का भी खिलौना है ही। खेतों की जुताई, सिंचाई चैनल और जलाशय आदि। ये जुताई के आपको जो साक्ष्य हैं वो कालीबंगन से मिलते हैं। सिंचाई के चैनल बलूचिस्तान एरिया से, और जो जलाशय है वो आपको धोलावीरा से। तो अलग अलग जगह में उस जगह के भौगोलिक स्थिति को देखते हुए सिंचाई के अलग अलग तरीके थे। हड़प्पावासी पशु, भेड़, बकरी और भैंस पालते थे और शिकार भी करते थे। ऐसा नहीं कि शिकार छोड़ दिया, ग्रामीण एरिया के लोग भी शिकार तो करते ही होंगे। जैसे कि, और ये पता कैसे चला कि शिकार किया जाता था? फॉर एग्जाम्पल, वहां पे मगरमच्छ की हड्डियां भी मिली हैं, हिरन की हड्डियां भी मिली हैं। तो ये जानवर तो पालतू नहीं है ना, ये तो जंगली जानवर हैं। गैंडों की हड्डियां मिली हैं, ये जंगली जानवर हैं। तो क्या मतलब इनका शिकार भी होता था, खाना उगाया भी जाता था, ठीक है। उत्पाद क्या होता, इतने प्रकार के अनाजों का उत्पादन, पशुपालन और शिकार सब। अच्छा, कुछ समय पहले एक क्वेश्चन था, 2016 या 17 के प्रीलिम्स में क्वेश्चन था कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों को घोड़े के बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं थी। इस स्टेटमेंट को यूपीएससी की आंसर की में सही माना गया है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता में घोड़ों की कोई जानकारी नहीं थी। दूसरा, एक बात मेंशन करनी चाहिए थी, यहां हम कच्चे माल के तौर पर कांस्य को देखते हैं, पत्थर को देखते हैं, सोना चांदी को देखते हैं, लेकिन लोहा नहीं है यहां। तो जो हमने बात पहले कही थी कि जो हड़प्पा सभ्यता थी वो कांस्य युग की सभ्यता थी, लोह युग की सभ्यता नहीं थी। लोहे को पिघलाना और पिघला के उसे चीजें बनाने के लिए जो है वो आपको तकनीकी लेवल पे थोड़ा और डेवलप होना चाहिए, उसके लिए तभी आप कर सकते हैं। एक उदाहरण दिया गया है, दरअसल दो दिए गए हैं, धोलावीरा और लोथल का, और ये दोनों जो है गुजरात में है।
ये कच्छ में है ये जगह। देखिए आज के समय जो कच्छ की जलवायु है और उस समय जो कच्छ की जलवायु थी, दोनों में थोड़ा अंतर है। जैसे कि, और अंतर क्यों है, क्योंकि आप देखेंगे कई बार जो हड़प्पा के सील हैं उनके ऊपर आपको गैंडे की, आपको और कई ऐसे जानवरों के, टाइगर फॉर एग्जांपल, बाघ के आपको उनके सील पे आपको मतलब डिपिक्शन किया गया है। अब आज के समय में ना बाघ ना गैंडा, दोनों में से कुछ भी वहां नहीं मिलता है। तो हम ये मान सकते हैं कि उस समय, और आप ये भी जानते हैं कि आज के टाइम में इंडिया में जो है वो वेटलैंड टाइप के जलवायु में, जैसे कि असम वगैरह हो गया, वहां पे गैंडा मिलता है। तो हम ये आसानी समझ सकते हैं कि जो जलवायु है उसका परिवर्तन हुआ है तब से लेके अब तक। तो उस समय में धोलावीरा में उपजाऊ मिट्टी और ताजा पानी दोनों ठीक ठाक मात्रा में अवेलेबल थे, और उसी पानी का सा संग्रह करने के लिए जलाशय भी बने थे। धोलावीरा की जो सबसे मेन खासियत है कि यहां शहर को 2 भाग में नहीं बल्कि 3 भाग में बांटा गया है। नॉर्मली हड़प्पा के शहरों को दुर्ग और निचला शहर में बांटा जाता था, लेकिन यहां पे 3 भागों में बांटा गया है। और यहां पे एक साइन बोर्ड मिला है जिसके ऊपर कुल मिला के हड़प्पा लिपि के कुल मिला के 12 लेटर्स हैं। हालांकि उनको डिसाइफर नहीं किया जा सका है, तो हम ये नहीं कह सकते कि क्या लिखा हुआ है, ये कोई दिशा निर्देश है या किसी का नाम लिखा हुआ है या किसी संस्था का नाम लिखा हुआ है या कोई पब्लिक नोटिस है, लेकिन उसमें कुल मिला के 12 साइंस हैं उस तख्ते के ऊपर। और एक और शहर है वहीं से पास में, लोथल, ये अहमदाबाद शहर के पास में है। यहाँ एक डॉकयार्ड के साथ ये एक शिल्प केंद्र भी था, मतलब यहाँ से अगर जो बाह्य व्यापार होता होगा हड़प्पा का तो उसके लिए इंपॉर्टेंट था। और आसपास के एरिया से खासकर के जो मनके हैं और कीमती पत्थर हैं उनकी सहायता से जो भी आभूषण बनाए जाते होंगे उनका भी व्यापार होता था यहाँ से। अंत का रहस्य, देखिए हड़प्पा सभ्यता इतने बड़े एरिया में फैली हुई थी कि कोई एक कारण नहीं हो सकता पूरी सभ्यता का अंत होने के लिए। और जो सबसे कमजोर कारण दिया गया था, मतलब अनफॉर्चुनेटली वो सबसे ज्यादा फेमस है। कॉलोनियल टाइम्स में जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था तब एक इतिहासकार थे, अंग्रेज इतिहासकार थे, उन्होंने बस एक ऐसे ही बहुत ही मामूली एविडेंस के बेसिस पे ये दे दिया कि हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ आर्यों के आक्रमण के कारण। बाद में उन्होंने जो भी एविडेंस दिए, वो क्या एविडेंस थे वो आप ऑप्शनल जब पढ़ेंगे तब उसको आप देखेंगे, वो सारे खारिज हो गए कि कोई दम नहीं था उसमें। लेकिन आज भी ये जो सबसे हल्का आपको कारण बताया गया था वो अभी भी प्रचलित है बहुत। खैर उसको साइड में करते हैं। अभी के लिए इतना जान लीजिए कि इतनी बड़ी सभ्यता के पतन के पीछे कोई एक कारण नहीं हो सकता। कहीं पे भूकंप रहा था तो कहीं पे बाढ़ रहा था तो कहीं पे कुछ। दूसरी बात यह कि हड़प्पा सभ्यता के 3 चरण थे, जिसमें जो शहरीकरण का चरण था वो द्वितीय था। शहरीकरण का चरण वो द्वितीय चरण था। और जब हम अंत की बात करते हैं तो हम मात्र और मात्र शहरीकरण के अंत की बात करते हैं। शहरीकरण का अंत हुआ और हड़प्पा सभ्यता ग्रामीण स्वरूप में चलती रही। और चली कैसे कि लोग जो है सिंध और पंजाब से थोड़े पलायन किए, लेकिन गुजरात जो उसके दक्षिण में आएगा, हड़प्पा सभ्यता के जो कोर है उससे, और पश्चिम यूपी जो उसके पूर्व में आएगा, लोग सिंध और पंजाब से गुजरात और पश्चिम यूपी की तरफ ये माइग्रेट कर गए। अच्छा, कैसे पता कि शहरीकरण का अंत हो गया? क्योंकि शहरीकरण के जो मेन आपको फीचर्स हैं, जो लेखन हो गया, मुहर हो गया, वजन, ये सब इनका उपयोग नहीं होता था। शहरों का तो अंत हुआ ही, शहर जो सुनियोजित थे, अब वहां पे जो रहने लोगों की आबादी वहां घट गई। दूसरा, वो सुनियोजन भी खत्म हो गया, लोग सड़कों के ऊपर रहने लगे, जो सीवर सिस्टम था वो खराब हो गया। तो शहरों का तो अंत हुआ ही, उसके शहरीकरण के जो कुछ और मानक थे, जैसे कि लेखन, मुहर, वजन, उनका भी प्रयोग बहुत कम हो गया। सुनियोजन तो खत्म हो ही गया शहरों का, लेकिन इनका भी उपयोग बहुत कम हो गया और लंबी दूरी से लाए गए कच्चे माल भी दुर्लभ हो गए। ठीक है,
तो जब हम कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का अंत हुआ, मात्र हम उसके शहरीकरण के अंत की बात करते हैं। हड़प्पा सभ्यता ग्रामीण स्वरूप में तो चलती ही रही। जो दूसरा शहरीकरण हुआ, ये जो अंत हुआ वो लगभग, देखिए शहरीकरण का जो फेज था वो लगभग 27 BCE से लेके 21 BCE तक था, और जो दूसरा शहरीकरण हुआ वो लगभग 600 BCE में या 600 BCE आते आते गंगा घाटी में हुआ। पहला अंत हुआ 2100 BCE में और दूसरा मैच्योर हुआ 600 BCE में। जो बीच का 1500 साल था या 1400 साल लगभग, क्योंकि ये एग्जैक्ट फिगर तो है नहीं, इस बीच में क्या हुआ? एक बात हुई कि लोग सिंध और पंजाब से गुजरात और पश्चिम यूपी की तरफ बढ़े, मींस दक्षिण और पूर्व की तरफ बढ़े। और दूसरी बात, शहरीकरण, दूसरा शहरीकरण 1400 साल बाद हुआ। तो इस बीच में और क्या हुआ, ये इस मुद्दे को दूसरे चैप्टर में डिस्कस किया गया है, जिसका नाम है क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्र। दो चीजें, किताबें और कब्र। जैसे कि हमने कहा कि इस 1400 साल के फेज में क्या हुआ, ये जानने के लिए हमारे पास दो सोर्स हैं, दो स्रोत हैं, ठीक है। किताबें, कौन सी किताबें? वैदिक, वेद साहित्य। और कब्र, कौन से कब्र? मेगालिथिक कब्र, जिसे हम महापाषाण कब्र भी कहते हैं। महापाषाण कब्र और उनसे जुड़ी भौतिक संस्कृति। तो वेदों के बारे में आप जानते हैं। देखिए यहां पर जो है हम मुख्य तौर पे ऋग्वेद के जरिए बात करेंगे। जो बाकी के वेद हैं और आरण्यक हैं, ब्राह्मणास हैं, आरण्यक है, उपनिषद है और वेदांग है, उनको हम आगे के चैप्टर्स में कवर करेंगे। तो एक दिक्कत यह है कि ये जो वेद हैं ये एक धार्मिक किताब है, ठीक है। शास्त्र जो हैं ये धर्म है कि आपको पता होगा कि अलग अलग ऋषियों द्वारा लिखी गई हैं, ठीक है। अलग अलग देवताओं को संबोधित की गई हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण है की बात करें तो वो उसमें अग्नि आएंगे, इंद्र आएंगे, अग्नि आएंगे, वरुण आएंगे इत्यादि। ये मतलब उनसे प्रार्थना की गई है, जैसे कि आज भगवान की पूजा करते हैं कि हे भगवान हमें ये दे देना, हमारे लिए ये कर दीजिए, ये कुछ वैसी चीजें हैं। तो आप शास्त्रों का उपयोग धर्मनिरपेक्ष इतिहास के अध्ययन के लिए कर रहे हैं। पहले तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम जो शास्त्रों में सूक्त दिए गए हैं उनका कैसे इस्तेमाल करते हैं इतिहास लिखने के लिए। दूसरा पॉइंट है संकलन, कि ऋग्वेद का संकलन 1500 ईसा पूर्व में किया गया, लेकिन उसे लिखा गया कागज पे बहुत बाद में लिखा गया। कागज पे, सॉरी कागज तो शब्द नहीं यूज करना चाहिए, जो ये बर्च होता है या पाम लीफ होता है उसमें बहुत बाद में लिखा गया। देखिए एक चीज समझिए, पहले होता है रचना, किसी चीज की रचना करना, मतलब चाहे कोई कविता लिखना, कोई गीत लिखना, कोई श्लोक लिखना, कोई सूक्त लिखना, ओके। दूसरा होता है कि अगर अलग अलग मुद्दों पे या एक ही मुद्दों पे बहुत सारी कविताओं की रचना कर दी गई है तो फिर उनका किया जाता है संकलन। आज के समय में हम चाहे किसी भी चीज की रचना करें, हम उसको तुरंत लिख देते हैं, कागज पे लिख देते हैं, लैपटॉप में, फोन में, कहीं भी। लेकिन ऋग्वैदिक काल में आपने किसी श्लोक की रचना की तो उसे लिखा नहीं जाता था, उसे याद किया जाता था, और गुरु अपने शिष्य को सुनाते थे, उन्हें याद करवाते थे, वो शिष्य अपनी अगली जनरेशन को याद करवाते थे। तो ये ओरली, ना कि रिटन फॉर्म में चीजों का ट्रांसमिशन होता था एक के बाद एक जनरेशन के थ्रू। तो पहला है रचना करना, फिर है संकलन, और उसके बाद उसको लिखना। ये तीन अलग अलग चीजें हैं। आज के समय में क्या होता है, ये सारी चीजें एक साथ होती हैं, लेकिन ये तीन अलग अलग गतिविधि हैं। हमने यहां कहा कि ऋग्वेद का संकलन लगभग
ये एक मैक्स मूलर है, एक जर्मन इतिहासकार है, उन्होंने ये समय अवधि दी है कि लगभग 1500 ईसा पूर्व से लगभग 1000 से 1500 ईसा पूर्व के बीच में इसका संकलन किया गया। यह हो सकता है कि ऋग्वेद के श्लोकों की रचना इससे भी पहले की गई हो। ठीक है, जो हमने यहां कहा कि हो सकता है इनकी रचना और भी पहले की गई हो, 1500 ईसी बीसी से पहले, लेकिन इनका संकलन इस फेज में किया गया है। ठीक है, अगर अलग अलग ऋषियों ने लिखा है, इंद्र को संबोधित करके श्लोक लिखा है, अग्नि को लिखा है, वरुण को लिखा है, अलग अलग देवताओं के लिए लिखा गया है, अलग अलग छंदों में लिखा है, तो हो सकता है इनके बहुत लंबे कालावधि में लिखा गया हो, लेकिन संकलन इस दरमियान हुआ है। इसलिए हम ऋग्वेद का उपयोग भी इसी समयावधि के अध्ययन के लिए करते हैं। ठीक है, दूसरी चीज जो वैदिक संस्कृत है वो शास्त्रीय संस्कृत जो कि गुप्त काल तक डेवलप हुई उससे अलग है। वैदिक संस्कृत जो है शास्त्रीय संस्कृत से अलग है। अच्छा, एक और चीज कि भाई आज के समय में तो हम ये सारी गतिविधि एक साथ कर रहे हैं, कोई कविता लिख रहा है या कोई गीत लिख रहा है तो जिस वक्त संकलन कर रहा है उसी वक्त उसको कागज पे भी लिख दे रहा है। लेकिन अगर हम पुराने सोर्सों की बात करें, स्रोतों की बात करें, तो उन्हें बहुत बाद में लिखा गया। जैसे कि देखिए अभी जो मॉडर्न प्रेस है, प्रिंटिंग प्रेस है, वो एक मिडिवल पीरियड में गुटेनबर्ग नाम के व्यक्ति ने यूरोप में जिसको डेवलप किया। उसके पहले चीजों को कागज पे लिखा जाता था। आप जैसे कि अपने फ्रेंड का होमवर्क कॉपी करते हैं, क्लास मिस हो गई तो क्लास नोट ले लिया किसी से और देख के लिख लिया। प्रिंटिंग प्रेस के पहले तो देख के लिखा जाता था। लिखते किस पे थे? कागज पे। लेकिन कागज की खोज भी मध्यकाल में हुई है और दिल्ली सल्तनत के समय भारत आया है। तो जब प्रिंटिंग प्रेस नहीं था और उसके पहले जब कागज नहीं था तो चीजों को लिखा जाता था पाम लीफ के ऊपर या बर्च के जो खाल होते हैं उसके ऊपर लिखा जाता था। तो जो लिखने की प्रक्रिया है वो बहुत बाद में हुई। और एक दिक्कत यह है कि ये चीजें डिकम्पोज हो जाती हैं, ऑर्गेनिक मैटर जो है वो डिकम्पोज हो जाता है, तो उनको बार बार आपको कॉपी बनाना पड़ेगा उसका। लिखा इन्हें बहुत बाद में गया है। इनफैक्ट हमारे पास जो अवेलेबल है, जो सबसे पुरानी ऋग्वेद लिखी हुई अवेलेबल है वो 200 से 300 साल से ज्यादा पुरानी नहीं है। अब आप सोचिए, हो सकता है कि उनकी रचना 1500 BCE से कम से कम कुछ लोगों की रचना 1500 BCE से पहले की गई हो। उनका संकलन इस फेज में किया गया। लेकिन हमारे पास जो लिखे हुए अवेलेबल हैं वो 200 से 300 साल से ज्यादा पुराने नहीं हैं। ठीक है, एक पॉइंट ये बता दिया कि जो शास्त्रीय संस्कृत है जो हम आजकल पढ़ते हैं स्कूलों में, वो गुप्त काल तक डेवलप हुई और वैदिक संस्कृति से अलग है। ये हो गई किताबों की बात। अब आती है कब्रों की बात। मेगालिथिक यानी महापाषाण। मेगा मीन्स महा और लिथिक यानी पाषाण। महापाषाण कब्र। ठीक है, सिंपल मतलब है कि अगर कोई कब्र है और उसे चिन्हित किया गया है एक बहुत बड़े पत्थर के से, तो वो हो गया महापाषाण कब्र। ऐसे ही कब्र को छोड़, जैसे कि आज के टाइम में क्या है, कब्रिस्तान में या तो क्रॉस लगा होगा या तो वहां पे एक टोम स्टोन बना होगा, एक छोटा सा पत्थर है, लेकिन एक छोटे से पत्थर की जगह एक बहुत बड़ा पत्थर रखा गया है, चाहे उसके ऊपर कुछ लिखा हो या ना लिखा हो, लेकिन एक कब्र को चिन्हित किया गया है एक बहुत बड़े पत्थर से, तो वो महापाषाण कब्र कही जाएगी। और उससे जुड़ी हुई भौतिक संस्कृति इतिहास के सोर्स के रूप में जिससे हम लोगों के जीवन को समझने की कोशिश करते हैं। मींस हम आपने जो पुरातात्विक खुदाई में जो भी मिला उसके बदौलत आपने भौतिक संस्कृति को समझा और अभौतिक संस्कृति का अनुमान लगाया, जिससे कि लोगों के जीवन के बारे में पता चले। क्या पता चले? उनके सामाजिक राजनीतिक मूल्य, जीवन निर्वाह के विविध तरीके, तकनीकी, व्यापार इत्यादि। आगे चलते हैं। तो हमने कहा कि भाई हमने किताबों में खास करके ऋग्वेद का प्रयोग करना है इतिहास के सोर्स के रूप में, तो वेदों की सहायता से इतिहास लेखन। एक श्लोक को यहां हिंदी में ट्रांसलेट करके दिया गया है कि विश्वामित्र और नदियों के बीच का जो वार्तालाप है वह लिखा हुआ है कि हे नदियों, अपने बछड़ों को
चाटती हुई दो दमकती गायों की तरह, दो फुर्तीले घोड़ों की चाल से पहाड़ों से नीचे आओ। इंद्र द्वारा दी हुई शक्ति से स्फूर्त तुम रथों की गति से सागर की ओर बह रही हो। मतलब सागर के बारे में भी जानकारी तो थी। तुम जल से परिपूर्ण हो और एक दूसरे से मिल जाना चाहती हो। नदियां, जल से परिपूर्ण हम देवताओं के बनाए रास्ते पर चलती हैं, एक बार निकलने पर हमें रोका नहीं जा सकता। हे ऋषि, तुम हमसे प्रार्थना क्यों कर रहे हो? विश्वामित्र, हे बहनों, मुझ गायक की प्रार्थना सुनो। मैं रथों और फिर से रथों और गाड़ियों सहित बहुत दूर से आया हूं। कृपया अपने जल को हमारे रथों और गाड़ियों की धुरियों के ऊपर, गाड़ियों की धुरियां हैं, ठीक है, जो उसके एक्सेल है, ठीक है, जो हमने हड़प्पा वाले में देखा था, वो उसमें स्पोक नहीं था उन व्हील में, के ऊपर न उठाओ ताकि हम आसानी से उस पार जा सकें। नदियां, हम तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे जिससे तुम सब सुरक्षित उस पार जा सको। इतिहासकार, अब यहां से शुरू होता है इंपॉर्टेंस कि कैसे उन्होंने इस श्लोक का इस्तेमाल किया इतिहास को समझने के लिए। इतिहासकार यह बताते हैं कि यह प्रार्थना उस क्षेत्र में रची गई होगी जहां ये नदियां बहती थीं। वे यह भी सुझाते हैं कि जिस समाज में ऋषि रहते थे, यानी जिस समाज के ये थे, वहां घोड़ों और गायों को बहुत महत्व दिया जाता था, इसलिए नदियों की तुलना घोड़ों और गायों से की गई है। अभी आजकल कविताओं में क्या होता है कि अगर लोग आसमान से किसी की तुलना करते हैं, या अगर आप किसी एक व्यक्ति की किसी दूसरे व्यक्ति या किसी वस्तु से तुलना करते हैं, तो ये दिखाता है कि आप उसे महत्व देते हैं। तो वैसे ही अगर नदियों की तुलना घोड़ों से और गायों से की गई है, मतलब इनका इस समाज में महत्व था, इसलिए नदियों की तुलना घोड़ों और गायों से की गई है। अच्छा, फिर यह पूछा है कि क्या रथ भी महत्वपूर्ण थे? अपने जवाब के कारण बताओ। प्रार्थना की पंक्तियों को दोबारा पढ़कर यह बताओ कि उनमें परिवहन के लिए किन किन साधनों का उल्लेख है। यह कहा है कि चलो घोड़े और गाय तो महत्वपूर्ण हैं, लेकिन क्या रथ भी महत्वपूर्ण है? ये जो लाइन है, मैं रथों और गाड़ियों सहित बहुत दूर से आया हूं, ये क्या दिखाता है कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए, यातायात के लिए, इनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थे रथ। ठीक है, तो गाय इंपॉर्टेंट है, घोड़े इंपॉर्टेंट है, रथ इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट। ऋग्वेद की प्रार्थनाओं में अन्य दूसरी नदियों, खास करके सरस्वती, सिंधु और उसकी सहायक नदियों का भी जिक्र है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है। तो इसका सीधा मतलब है कि ऋग्वेद समाज या ऋग्वेद जिस समाज में लिखा गया वो गंगा और यमुना से दूर रहता था। इसलिए कहा गया है कि जो ऋग्वेद लिखने वाला समाज था वो नॉर्थ वेस्ट यानी कि उत्तर पश्चिम में रहता था, सप्त सिंधु के एरिया में, यानी कि सिंधु, उसकी ट्रिब्यूटरीज, उस सहायक नदियां और सरस्वती। तो ये सप्त सिंधु के क्षेत्र में रहते थे। गंगा यमुना इनसे दूरी पर थी। ये जो गंगा यमुना का दोआब है वहां उत्तर वैदिक पीरियड में पहुंचे थे, ऋग्वेद के समय में नहीं पहुंचे थे। अच्छा, ऋग्वेद की सूक्त या श्लोकों पे से पता चला है कि लड़ाइयों के विषय में बहुत सारे लिखे गए हैं। कई बार मतलब इंद्र से प्रार्थना की गई है कि हमें युद्ध में सफलता दें, ठीक है, युद्ध में हमारी सहायता करें, ठीक है, युद्ध में ऐसे मतलब सिचुएशन क्रिएट कीजिए कि हमें फायदा हो जाए। तो और युद्ध किए किस लिए जाते थे? घोड़ों के लिए, मवेशियों के लिए, रथों के लिए। हमने ऑलरेडी देख लिया है कि भाई घोड़ों की और गायों की और रथों का भी काफी महत्व है ऋग्वैदिक समाज में। तो लिखा है कि मवेशियों, पानी, जमीन और लोगों को बंदी बनाने के लिए युद्ध होते थे। बंदी क्यों बनाना है? ताकि दास के तौर पे उन्हें काम में लिया जा सके। अब स्वाभाविक है कि मवेशी को पीने के लिए पानी चाहिए और चरने के लिए अच्छे चारागाह चाहिए, ठीक है। सभी राजाओं सभा और कुछ श्लोक हैं जो सभाओं की बात करते हैं, सभा, समिति, विधता, ऐसे कुछ जो जनजातीय कभी सभाएं थी उनकी बात करते हैं। और उनकी ताकत का अंदाजा इस बात से आता है कि वो राजाओं की नियुक्ति करती थी। राजा वंशानुगत हो ऐसा जरूरी नहीं था, सभा चाहे तो राजा की नियुक्ति कर सकती है। जनसेना, देखिए, एक होती है स्थायी सेना,
एक प्रोफेशनल आर्मी है, उसका काम ही है वो युद्ध करना जब भी युद्ध के लिए बुलाया जाए। और एक होती है जनसेना। जनसेना क्या होती है कि आप पीस टाइम में तो खेती करेंगे, अपना जो व्यवसाय है वो प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन जब आपको युद्ध के लिए बुलाया जाएगा तो आप अपने व्यवसाय को छोड़ देंगे और युद्ध पे जाएंगे। और कुछ समाजों में ऐसा होता है कि आप युद्ध के लिए बुलाया गया और आप नहीं गए तो उसके लिए आपको दंड भी मिल सकता है। तो जनसेना, जिसे पीपल्स मिलिशिया कहते हैं, वो ये एक तो चीज दिखाता है कि जो राज्य है वो इतना ताकतवर नहीं है कि वो एक स्थायी सेना मेंटेन कर सके, उनको सैलरी दे सके, उनको खाना दे सके, उनको वेपन्स दे सके। तो वो आम जनता से उम्मीद करते हैं कि युद्ध का जब समय आएगा तो आप अपना खुद का खाना, अपना खुद का घोड़ा, अपना खुद का हथियार लेकर लड़ने आएंगे, और ये बाध्य भी होता है। तो ये पता चलता है कि सभाएं राजाओं की नियुक्ति करती थी, जनसेना का संचालन करती थी कि भाई युद्ध करना है किसी और कबीले से, तो लोगों से आह्वान किया, या किसी अच्छे चारागाह के लिए किसी और कबीले से युद्ध हो गया, किसी और कबीले ने आपके पशु चुरा लिए या आपको किसी और कबीले के पशु चुराने हैं, पानी को लेकर झगड़ा हो गया, कोई भी कारण है, अगर किसी और कबीले से, चाहे वो आर्य कबीला हो या गैर आर्य कबीला हो, लड़ने के लिए सभाएं लोगों को आह्वान करती थी। और युद्ध में आपने कुछ जीता तो उसका वितरण। अच्छा, हमने कुछ बातें देखी कि भाई इस जनजाति, ये जो समाज था उसमें घोड़ों, मवेशियों और रथों का खासा महत्व था। लोग पानी और जमीन के लिए भी युद्ध किया करते थे, लेकिन जमीन का खेती के लिए नहीं, जमीन का चारागाह के तौर पे। तो ये पता चलता है कि जो राज्य व्यवस्था थी वो जनजाति केंद्रित थी। राजा किसी कबीले का राजा होता था, किसी क्षेत्र का नहीं। सभा किसी कबीले की होती थी, किसी क्षेत्र की नहीं। तो ये जनजाति केंद्रित व्यवस्था थी, क्षेत्र पर आधारित नहीं। दूसरा, इस समाज में पशुपालन का ज्यादा महत्व था, खेती का कम महत्व था। ठीक है, तो हमने दो बातें समझी ऊपर के डिस्कशन की बेसिस पे कि ये जनजाति केंद्रित राज्य व्यवस्था थी और आर्थिक तौर पे यहां पे खेती का कम महत्व था और पशुपालन का ज्यादा महत्व था, क्योंकि गाय का बहुत महत्व है। एक इतिहासकार हैं जिन्होंने बताया है कि हाँ, उस पॉइंट पे आगे आते हैं कि ये क्वेश्चन है कैसे पता चलता है कि जनजाति केंद्रित है। क्योंकि जब भी राजा को किसी श्लोक में कहा गया है तो बताया गया है कि वो फला जनजाति का राजा है या सभा फला जनजाति की है, किसी क्षेत्र का नहीं। जन, देखिए आगे चल के एक शब्द आएगा जनपद, तो जन तो हो गया लोग, आपका कबीला, और पद है क्षेत्र। पद जो है वो क्षेत्र को डिनोट करता है, लेकिन जो ऋग्वेद है वहां सिर्फ जन की बात होती है, जन की, विष की, जनपद की बात नहीं होती है। फिर वैदिक समाज के या आर्य समाज के तीन मुख्य अंग थे, राजन्य, राजा, पुजारी और विष। और राजा को नियुक्त करने में सभाओं का भी तो राजन्य, यहां पे आप ये समझिए कि शासक वर्ग से इसका आप मतलब समझिए, जो कबीले के जो प्रमुख व्यक्ति होंगे जो सभाओं में बैठते होंगे, या पुजारी और विष। विष यानी आम जनता, जिसे जन भी कहा गया है। ओके, और ऊपर के इन डिस्कशन से कहते हैं कि जो वैदिक समाज था, आरंभिक वैदिक समाज था, अर्ध घुमंतु चरवाहा समाज था। देखिए चरवाहा समाज तो घुमंतु होगा ही, अगर चारागाह खत्म हो गया, आपने जैसे कि ठंड में है तो आप कहीं रहेंगे, चारागाह के ठंड में है, अगर वहां चारागाह जो है खत्म हो गया, ठीक है, या एक्सप्लॉइट हो गया, तो आप किसी और डायरेक्शन में जाएंगे। गर्मी आएगी तो फिर वापस आ जाएंगे। जैसे कि माउंटेन्स में होता है कि जो कबीले होते हैं वो ठंडी के समय घाटियों में चले जाते हैं, वैलीज में, और जो बाद में होता है कि गर्मी के समय वापस आ जाते हैं अपनी जगह पे। तो ये अर्ध घुमंतु चारावाह समाज था। क्यों? क्योंकि एक तो गायों का बहुत महत्व है, गायों के लिए, और गायों के लिए जो चारागाह है उसके लिए युद्ध होते थे। और एक आर एस शर्मा एक इतिहासकार हैं, उन्होंने ये बात को हाईलाइट किया है कि गायों के बेसिस पे, उन्होंने ये हाईलाइट किया है इस पॉइंट को, आर एस शर्मा ने, कि गायों से विभिन्न व्युत्पन्न शब्द बने, जैसे कि गविष्टि, मतलब ही है कि गायों के लिए किया गया युद्ध, ठीक है, गोमत, ठीक है। तो ऐसे कई सारे शब्द हैं जो डेरिवेटिव हैं गाय से, मतलब गाय शब्द से डिराइव किए गए। तो ये कहा गया कि गाय का इस समाज में बहुत महत्व था। तो इसके आधार पर यह अंदाजा लगता है कि अर्ध घुमंतु चारावाह समाज था, यहां पे खेती का इतना महत्व नहीं था, ठीक है।
समाज पितृसत्तात्मक था। कैसे पता चलता है? जो श्लोक हैं वो उसमें प्रार्थना की जाती है देवताओं से कि हमें पुत्र की प्राप्ति हो। ठीक है, जो घर है, घर का मुखिया वो पिता है या पति है। ओके, ज्यादातर श्लोक हैं उनकी रचना भी पुरुषों ने की है। तो ये पितृसत्तात्मक समाज तो था, लेकिन अपेक्षाकृत खुला समाज था। जो वर्ण व्यवस्था है, वो जाति व्यवस्था है, वो अभी उतनी डेवलप नहीं हुई थी, और जो थोड़ी बहुत मात्रा में थी वो मतलब ओपन थी कि एक जो सामान्य व्यक्ति है वो राजा बन सकता है या वो पुरोहित बन सकता है। ठीक है, वो सभा में बैठ सकता है अगर वो कुछ संपत्ति अर्जित कर ले तो। और बाद की तुलना में धर्म भी सरल था, मात्र प्रार्थना, और अगर कोई यज्ञ है तो यज्ञ भी सामान्य यज्ञ, कोई इतना विशाल यज्ञ नहीं होता था, और मंदिर टाइप की कोई चीज नहीं थी। जो मंदिर है वो बहुत बाद में हिंदू धर्म के पार्ट बने हैं, तो धर्म भी जो है वो थोड़ा सरल था। इन श्लोकों में लोगों का वर्णन करने के लिए कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे कि ब्राह्मण हो गए, राजा हो गए, ये तो सेल्फ आप समझ ही गए क्या है। आम जनता को दो तरीके से बात की गई है, जन और विश। जो कबीला था उसमें जो शासक हो गया, जो ब्राह्मण हो गए, जो धर्म कर्म का काम करते थे, और फिर आती थी आम जनता। जैसे कि कोई कबीला है, पुरु, भरत, यदु, उन्हें पुरु जन या पुरु विश, भरत जन या भरत विश, यदु जन या यदु विश, ऐसे संबोधित किया गया है। ये आम कबीले की आम जनता, आपका जो भी कबीला हो, कबीले की आम जनता को विश कहा जाता था। यही जनता युद्ध के समय में जन सेना का रूप धारण करती थी। और ऋग्वेद लिखने वाला समाज अपने आप को तो आर्य कहता था, लेकिन जो गैर आर्य थे उन्हें दास या दस्यु के तौर पे संबोधित किया जाता था। आपने देखा होगा यहाँ पे कि मवेशियों, पानी और जमीन के साथ साथ लोगों को बंदी बनाने के लिए भी युद्ध होता था। तो यही बंदी बना के इन्हें घर के काम में, या मतलब आप कह सकते हैं कि पशुपालन में या खेती में, इनका सहायता तो नहीं कहनी चाहिए, लेकिन क्योंकि सहायता आप अपनी मर्जी से करते हैं, इनका प्रयोग होता था घर के काम में या पशुपालन में या खेती में। ओके, अगला पॉइंट है कि ऋग्वेद की रचना भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग में की गई। सप्त सिंधु, जहां पे सिंधु नदी, उसकी सहायक नदियां और सरस्वती, जो जिसके बारे में अभी एग्जैक्टली नहीं पता कि सरस्वती घग्गर हाकरा है या कोई और नदी है, लेकिन ये उत्तर पश्चिम भाग में हुई थी। यह जानने के लिए कि अन्य जगहों पर इस काल में क्या हुआ, हम उन क्षेत्रों की भौतिक संस्कृति पर ध्यान देंगे। यानी कि उत्तर पश्चिम के अलावा चाहे दक्कन हो या आपको पूर्व भारत हो या दक्षिण हो या उत्तर पश्चिम हो, वहां क्या स्थिति थी, ये समझने के लिए जो पुरातात्विक खुदाइयां हुई हैं, और उन पुरातात्विक खुदाइयों के माध्यम से जो भौतिक संस्कृति हमें समझ में आई है, उसका प्रयोग करेंगे जानने के लिए। और यहीं पे महापाषाणों का जिक्र आता है। कहानी महापाषाणों की, देखिए ज्यादातर महापाषाण कब्र जो हैं वो लौह युग से हैं, मतलब इनमें से कुछ जो हैं वो कांस्य युग से हैं, लेकिन ज्यादातर दक्कन में हो गया, सेंट्रल इंडिया में हो गया या साउथ में हो गया, ये लौह युग से हैं। मतलब इनके कब्र में जो आपको औजार मिले हैं, जो टूल्स मिले हैं, वो लौह युग के हैं। ओके, सबसे पहले पाषाण युग था, फिर कांस्य युग आया, और लौह युग लगभग 1000 साल पहले आया है। देखिए ये जो है एक सिंप्लीफाइड डिस्कशन है। अब हम कैसे कह सकते हैं कि किसी जगह पे लौह युग आ गया है? क्या आपको एक भी लोहे का उपकरण मिल गया तो कह देंगे लौह युग आ गया है? अगर लौह युग आ गया है तो लोहे का इस्तेमाल किस तरीके से हो रहा है, कितनी मात्रा में हो रहा है, खेती के उपकरण हैं या युद्ध के शस्त्र हैं? ओके, तो ऐसे कई बारीक चीजें हैं जिसके बेसिस पे आप कह सकते हैं कि कहीं पे लौह युग की शुरुआत हुई है कि नहीं। जैसे कि हमने कहा कि खेती की पूरे उपमहाद्वीप में एक साथ शुरुआत नहीं हुई थी। ठीक है, कांस्य युग की एक साथ शुरुआत नहीं हुई थी। कांस्य युग सबसे पहले आपको उत्तर पश्चिम में शुरू हुआ था।
वैसे ही लौह युग की पूरे महाद्वीप उपमहाद्वीप में एक साथ शुरुआत नहीं हुई थी। लेकिन ये सब क्या है, थोड़े डिटेल पॉइंट्स हैं, तो ये जब आप ऑप्शनल पढ़ना शुरू करते हैं तब आपको ध्यान में आती हैं सब चीजें। महापाषाण कब्र की प्रथा लगभग 100-1000 ईसा पूर्व, जब लगभग इसी समय लौह युग की भी शुरुआत शुरू हुई। यह पूरे उत्तर पश्चिम कश्मीर में, दक्षिण भारत में भी प्रचलित है। आपने कश्मीर में सुना होगा बुर्जहोम गुफकराल, तो बुर्जहोम गुफकराल से आपको मेगालिथिक एज के भी एविडेंस मिलते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण जो है दक्षिण भारत है। दक्षिण भारत में कई सारे महापाषाण कब्र वाले साइट्स हैं। ठीक है, कब्रों से मिलने वाले सामान, अब चाहे वो कुछ भी हो सकते हैं, वो आपको मृदभांड हो सकते हैं, वो आपको खेती के उपकरण हो सकते हैं, वो शस्त्र हो सकते हैं, वो कोई आभूषण हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कब्रों से मिलने वाले सामान महापाषाण कब्र बनाने वाले लोगों की भौतिक संस्कृति का आंशिक चित्रण देते हैं। आंशिक क्यों? क्योंकि कई बार आपको सिर्फ इतनी तो भौतिक संस्कृति नहीं है, भौतिक संस्कृति के और भी रूप हैं, तो हम एक लिमिटेड अमाउंट में समझ पाते हैं चीजों को। जैसे कि ट्रेड है, तो ट्रेड वो कहां से करते थे ये आप नहीं बता सकते। तो कब्र से मिलने वाले सामान, देखिए हम इतना जरूर जानते हैं कि अगर किसी की कब्र में सामान रखा गया है तो उसका कोई सांस्कृतिक, कोई धार्मिक कारण है। वो कारण क्या है ये हमको एग्जैक्टली नहीं पता। ये हो सकता है कि लोगों को लगता है कि भाई ये इस व्यक्ति का सामान है और ये परलोक जा रहा है, तो उसका सामान उसके पैक करके भेज दो। दूसरा ये हो सकता है कि बस लोग नहीं चाहते हैं कि किसी मरे हुए का सामान इस्तेमाल कर। जैसे कि आजकल क्या है, अगर कोई परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है तो उनके जो कपड़े हैं आप चाहेंगे कि उनके कपड़े नहीं पहने जाएं, नहीं अच्छा लगता है वो। तो कब्रों में सामान रखने का क्या कारण है ये पक्के तौर पर नहीं पता हमें। इसलिए हम कहते हैं कि पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर भौतिक संस्कृति को समझ सकते हैं, लेकिन अभौतिक संस्कृति को समझने के लिए आप मात्र अनुमान लगा सकते हैं। ओके, ये चैप्टर 2 में ये मानचित्र था, और तब हमने कहा था कि हम महापाषाण कालीन स्थलों को बाद में देखेंगे। इसके बेसिस पे देखिए आप प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन बना सकते हैं। जैसे कि आप नियोलिथिक साइट्स के लिए क्वेश्चन बना सकते हैं, वैसे यहाँ पे आप महापाषाण कालीन साइट्स के लिए भी बना सकते हैं। यहाँ पे मेनली 2 दिए गए हैं, आदिचनल्लूर जो तमिलनाडु में है और ब्रह्मगिरी। ओके, तो आपको ऑप्शन देगा कि इसमें से कौन कौन से जो साइट्स हैं वो महापाषाण कालीन है, ब्रह्मगिरी, आदिचनल्लूर, इनाम गांव इत्यादि। तो आपको यहाँ पे 2 मिले हैं। महापाषाण कब्रों के प्रकार, ये जो इमेज है ये बुक में नहीं दी गई है, बट थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए मैंने यहां दिया गया है कि मेनहिर मीन्स एक बड़ा सा पत्थर है, वो वहां आप कब्र के ऊपर खड़ा कर दिया गया है। अच्छा, ये भी हो सकता है कि कहीं कब्र ना हो, मात्र पत्थर हो, किसी इंसान एक कमेमोरेशन के लिए, किसी को याद करने के लिए। आपने एक शब्द सुना होगा स्टोनहेंज, इंग्लैंड में है, बहुत फेमस है। वहां पे एक सर्कल में बड़े बड़े पत्थरों को खड़ा कर दिया गया है। स्टोनहेंज एक प्रकार का ही, ये जो है एक प्रकार का मेगालिथिक कहा जाएगा स्टोनहेंज को। एक होता है कि लोगों को मतलब राख, लोगों को जलाकर उनकी राख को एक अर्न में दे दिया और उसे जमीन में गाड़ दिया। फिर यहां पे एक टोपी की तरह बनाया हुआ है, और ये क्या है कि ये आधा जमीन के ऊपर है और आधा जमीन के नीचे है। अब इसे ध्यान से देखिए, आप देखेंगे कि यहां एक सर्कल में बड़े बड़े पत्थर रखे गए हैं और बीच में यहां पे एक चेंबर है। चेंबर के नीचे एक स्लैब है और चारों तरफ से स्लैब लगा के चेंबर बना गया, और यहां पे एक होल है जिसे पोर्ट होल भी कहा जाता है। एक किसी की मृत्यु हो जाती है तो इस पोर्ट होल के थ्रू उनके मृत शरीर को यहां रख दिया जाएगा और चेंबर को ऊपर से ढक दिया जाएगा। और कई बार एक ही परिवार के कई लोग, अब किसी अगले जनरेशन में मृत्यु हुई तो उस इंसान को सेम ये जो है पोर्ट होल है इसे खोलेंगे और उस व्यक्ति के मृत शरीर को यहां से रख देंगे। यह भी देखा गया है। महापाषाण कब्र बनाने वाले लोगों के जीवन के आयाम, जीवन यापन के विविध तरीके, फसल, जानवर, धातु विज्ञान, व्यापारिक वस्तुएं, औजार, कलाकृतियां, मिट्टी के बर्तन, इत्यादि, ये सब दिए गए हैं। यहाँ पे क्या है कि देखिए फसल जो है क्या उगाते थे,
किस प्रकार के जानवरों का पशुपालन करते थे। धातु विज्ञान में हमने कहा कि इसमें से मुख्यतः जो हैं वो लौह युग के हैं, मतलब लोहे के उपकरण मिले गए हैं। व्यापारिक वस्तुएं, ऐसी कई चीजें हैं जैसे कीमती पत्थर है और कोई आभूषण है, तो आभूषण बनाने में अगर कोई कीमती पत्थर लगा है और आप बता रहे हैं कि नहीं कीमती पत्थर तो इस क्षेत्र में नहीं मिलता है, मीन्स उसका व्यापार किया गया होगा, उसे कहीं बाहर से लेके आए होंगे। ठीक है, तो जीवन यापन के विविध तरीकों के बारे में, अगर औजार है, बहुत ही बढ़िया औजार बनाए गए हैं, चाहे खेती के लिए बनाए हों, युद्ध के लिए बनाए हों। तो जैसे कि हमने हड़प्पा के समय बात की थी कि कोई दस्तकार है या कोई शिल्पकार है, वो विशेषज्ञ बनेगा किसी एक प्रकार के शिल्प के लिए, वैसे यहां भी पता चलता है कि औजार बनाने वाले जो है वो विशेषज्ञ हो सकते हैं। कलाकृतियां, मिट्टी के बर्तन, पॉटरी, मृदभांड इत्यादि। राज्य व्यवस्था, देखिए राज्य व्यवस्था जो होगी वो अभौतिक संस्कृति का पार्ट है, लेकिन हमारे पास साहित्यिक सोर्स तो है नहीं, मात्र आर्कियोलॉजिकल सोर्स है, पुरातात्विक सोर्स है, उससे हम भौतिक संस्कृति का अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन हमने पाया कि जो महापाषाण कब्र है वहां लोहे के हथियार जो हैं, लोहे के हथियार वो बहुत ज्यादा मात्रा में है, लोहे के। तो इससे यह अंदाजा लगाया जाता है कि हो सकता है कि इन महापाषाण कालीन कब्र बनाने वाले जो लोग थे, जो समाज था, वहां युद्ध ज्यादा महत्वपूर्ण था या काफी फ्रीक्वेंटली होता था, क्योंकि लोहे के हथियार जो हैं, चाहे वो एरो हो, चाहे वो तलवार हो इस तरह या खंजर हो, ये काफी ज्यादा मात्रा में मिले। कई लोगों के शरीर पे मतलब चोट के निशान भी हैं। दूसरा, सांस्कृतिक मान्यताओं का अनुमान, दफन प्रथाओं के द्वारा हमने बात की कि भाई दफन किया जा रहा है, हम अनुमान लगा रहे हैं, जैसे कि किसी कब्र में अगर एक से ज्यादा लोगों को दफनाया गया है तो हो सकता है कि उनकी बलि हुई हो, या तो ये हो सकता है कि दोनों व्यक्ति, मतलब एक व्यक्ति की मृत्यु हुई हो और दूसरा विरह में मर गया हो उसके। ये हो सकता है कि एक ही परिवार के लोग थे तो एक के बाद एक उन्हें दफनाया गया एक कब्र में। तो हम सांस्कृतिक और धार्मिक मान्यताओं का मात्र अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन हम ये तो कह सकते हैं कि मान्यताएं तो थी। और दूसरा, सामाजिक असमानता। समाज, अगर किसी के कब्र में सोने चांदी के और कीमती पत्थर की चीजें ज्यादा हैं, ठीक है, बढ़िया क्वालिटी के मृदभांड है, लेकिन किसी के कब्र में तांबे की चीजें हैं, ठीक है, जो मृदभांड है वो भी बहुत ही कॉमन प्रकार का है, इतनी चीजें भी नहीं है, तो हम ये बताते हैं कि सामाजिक असमानता तो थी। दूसरा, महापाषाणीन कालीन कब्र बनाने के लिए आपको लेबर की जरूरत है, क्योंकि भाई पत्थर को तोड़ना है, उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, ठीक है, पूरे कब्र में सारे चीजें, रिचुअल्स आपको करनी है, तो क्या है कि आपको लेबर को ऑर्गेनाइज करना होगा। इसके लिए यहां भी दिखाता है कि शासक वर्ग का कोई ना कोई रोल रहा होगा। दूसरा, सभी के लिए तो महापाषाण कालीन कब्र बन नहीं सकता, हो सकता है कि जो समाज के प्रमुख व्यक्ति हो, चाहे शासक हो, चाहे व्यापारी हो या धनी व्यक्ति हो, उनके लिए बनता हो। जैसे कि आज के समय में क्या होता है कि अगर किसी की याद में कोई स्मारक बना दिया गया तो हर किसी की याद में नहीं बनता ना, आपको या तो आप कोई प्रमुख व्यक्ति थे तो समाज ये दिन पर निर्धारित करेगा कि हाँ इनकी याद में बनना चाहिए, या आपके जो परिजन हैं उनके पास धन है तो आपकी याद में बना सकते हैं। तो ये क्या है, सामाजिक असमानताओं को दर्शाता है, शासक वर्ग की उपस्थिति को दर्शाता है, श्रम का संगठन, व्यापार, दस्तकारी। और ये जो पॉइंट है नृवंश विज्ञान के अनुमान, देखिए क्या होता है कि ये जो कई बार इतिहास को समझने के लिए हम नॉर्मली हम वर्तमान को समझने के लिए इतिहास का प्रयोग करते हैं, लेकिन कई बार इतिहास को समझने के लिए हम वर्तमान का भी प्रयोग करते हैं। होता यह है कि जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट लोग होते हैं, जो नृवंश विज्ञान करते हैं, वो आधुनिक समय के कबीलों को स्टडी करते हैं और उनको स्टडी करके ये पता किया जाता है कि इनके जो सामाजिक वैल्यू, जो मूल्य हैं, जो धार्मिक मूल्य हैं, जो राजनीतिक तरीके हैं, कि कैसे जो परिवार में कौन निर्णय लेता है, कौन प्रमुख है, माता या पिता, या कबीलों में निर्णय कैसे लिया जाता है, क्या लोकतांत्रिक तरीके से लिया जाता है या किसी एक व्यक्ति की मर्जी चलती है। तो ये क्या करते हैं कि ऐसे आधुनिक समय में जो कबीले रहते हैं उनको स्टडी करके उनके बेसिस पे ये जो प्राचीन समाज था, जो लगभग इन्हीं कबीलों की तरह ही रहता रहा होगा, उनके बारे में, उनकी खास करके जो अभौतिक संस्कृति है उसे समझने के लिए प्रयोग किया जाता है। अंत में एक इनाम गांव में एक विशेष कब्र की बात की गई है। ये भीमा नदी में पूना
पुणे में है, भीमा नदी के तट पर है। 1600 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व के बीच यहाँ लोग रहते थे। और यहाँ इतने मतलब कब्रों में जो है, अब देखिए दो चीजें होती हैं, एक तो आपको कब्र में से चीजें मिलेंगी, और अगर किसी प्रॉपर कहीं पे आपको ग्रेवयार्ड है, कब्रिस्तान है, जहां बहुत सारे महापाषाण कालीन कब्र हैं, और उसके आसपास आपको कोई रिहायशी जगह मिल जाए जहां लोग रहा करते थे, ठीक है, कोई हैबिटेशन साइट हो गया, कोई रहने की मतलब कब्रगाह मिल गई आपको, कब्रिस्तान मिल गया, और उसके आसपास कोई रहने की जगह भी मिल गई, तो आप ये लॉजिकली सोच सकते हैं कि ये जो कब्रगाह है यहां पास में रहने वाले लोगों के लिए बनाई गई होगी। तो आप फिर दोनों जगह की भौतिक संस्कृति का अध्ययन करते हैं। तो हमें इतने प्रकार के अनाज, दालें और फल फूल मिले हैं, इतने प्रकार के जानवरों की हड्डियां मिली हैं। अब देखिए, इसमें से आप भेड़ बकरी को तो आप इनका पालन करेंगे, लेकिन आप हिरन का पालन नहीं करेंगे, शिकार करना होगा। मगरमच्छ का पालन नहीं करेंगे, शिकार करना होगा उसका, ठीक है। मछलियों का भी आपको, खैर मत्स्य पालन तो कर ही सकते हैं। फलों को भी एकत्रित किया जाता था। तो क्या था कि ये जीवन व्यापन करने का काफी विस्तृत ऑप्शंस थे इनके पास। व्यापार भी होता ही था, भाई लोहे की चीजें अवेलेबल हैं। और इनाम गांव एक प्रकार का, ये शहर तो नहीं था, लेकिन ये शहरीकरण के द्वार तक आ गया था। ये अर्बन नहीं तो प्रोटो अर्बन तो कह ही सकते हैं इसे, कि मतलब अब ये इतना बड़ा हो गया है ये सेटलमेंट कि ये गांव तो नहीं है, लेकिन गांव और शहर के बीच में ये है, अभी प्रोटो अर्बन साइट है। और बस्ती के केंद्र में एक आदमी को 5 कमरे वाले घर, जो कि साइट का सबसे बड़ा घर है, के आंगन में एक बड़े 4 पैर वाले मिट्टी के जार में दफनाया गया था। इस घर में एक अन्न भंडार भी था। क्या आपको ये दो स्टेटमेंट पढ़ के नहीं लगता कि ये इस कबीले का या इस व्यक्ति या इस बस्ती का लीडर था? चाहे अब इसे आप राजा कहें, या चाहे आप किसी अन्य प्रकार का शासक कहें, या इसे इस सबसे धनी व्यक्ति कहें इस कबीले का, लेकिन यह दिखाता है कि ये महत्वपूर्ण थे इस कबीले के लिए, और इन्हें इसीलिए एक अलग तरीके से दफनाया गया। यहां पे इन्हें उस घर के आंगन में रखा गया, ठीक है, अलग से जो बस्ती थी उससे दूर इनको नहीं रखा गया, उसी घर के आंगन में इन्हें दफनाया गया है। तो ये दिखाता है कि समाज के एक पहलू को दिखाता है। तो इसी के साथ जो है लेक्चर 2 खत्म होता है कॉन्सेप्ट सीरीज का। जो बाकी के चैप्टर्स हैं वो आगे के लेक्चर्स में देखे जाएंगे। थैंक यू।